नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिटेड जून 2025 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 12 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 12 का जो पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉइड ने मनोविज्ञान के किस स्कूल की स्थापना की। तो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद स्कूल की स्थापना की जाती है, जिसको आप साइको एनालिसिस भी कहते हैं। अगर बात की जाए सिगमंड फ्रॉइड की तो इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद के पिता भी कहा जाता है। अगर बात की जाए सिगमंड फ्रॉइड की, एक बार परीक्षा में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि किस देश के निवासी है। तो अगर बात की जाए फ्रॉइड साहब की तो ये ऑस्ट्रिया देश के निवासी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि जो साइको एनालिसिस की जो इनकी थ्योरी है, मनोविश्लेषणवाद का जो इनका सिद्धांत है, उसमें इन्होंने जो मन की दशाएं हैं उसको कितने भागों में बांटा। तो उसमें इन्होंने मन की जो दशाएं हैं उसको 3 भागों में बांटा। उसमें इन्होंने कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड बोले तो चेतन मन। इन्होंने बोला कि चेतन मन जो होता है वो मात्र और मात्र 10% होता है। मतलब कि चेतन मन वो मन होता है, कॉन्शियस माइंड वो मन होता है जहाँ पे हम प्रेजेंट के विचारों से जो रिलेटेड होता है, ये आपको याद रखना है। मान लो आप अभी मुझसे पढ़ रहे हैं तो ये प्रेजेंट का आपका कैसा है, चेतन मन है। उसी प्रकार दूसरा इन्होंने बोला अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन भी इन्होंने बोला सब कॉन्शियस माइंड, जिसमें हम तुरंत ज्ञान तो हमें नहीं होता है लेकिन कुछ टाइम बाद हमें वो ज्ञान जो है वो याद आ जाता है। तीसरा जो इन्होंने बोला वो बोला आपका अनकॉन्शियस माइंड, जो कि 90% तक होता है। अगर अनकॉन्शियस माइंड की बात करें तो इसमें वो बातें होती है जो हम भूल चुके हैं और वो हमें बाद में अगर याद भी करना चाहते तो हमें फिर भी याद नहीं आती। तो ये होता है अनकॉन्शियस माइंड। अच्छा, अगर बात करें सिगमंड फ्रॉइड की, इन्होंने मन को तो 3 भागों में बांटा था, लेकिन इन्होंने जो व्यक्तित्व का, जो मानव का जो व्यक्तित्व था उसको भी 3 संरचनाओं में इन्होंने बांटा है, जिसको आप कहते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। इद का जो मतलब होता है वो क्या होता है, अगर इड की बात करें तो इद जिसको बोलते हैं हिंदी में आप इदम बोलते हैं, ये किस पे काम करता है, तो ये प्लीजर प्रिंसिपल पर, सुखवादी सिद्धांत पे काम करता है। तो प्लीजर प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि प्लीजर प्रिंसिपल सुखवादी सिद्धांत पर काम करेगा, इद या इदम, जिसको आप प्लीजर प्रिंसिपल बोलते हैं। दूसरा जो इन्होंने पर्सनैलिटी को जो बांटा था वो बांटा था ईगो। ईगो बोले तो अहम। ईगो आप वाला नहीं बोल सकते कि ये तो ईगो में रहता है, ये ईगो वाला ईगो नहीं है, दूसरे वाला ईगो। ईगो बोले तो ये काम करता है आपका वास्तविकता, रियलिटी प्रिंसिपल पर। तो ये याद रखना है, रियलिटी प्रिंसिपल पर कौन कौन काम करता है। तो रियलिटी प्रिंसिपल पर जो काम करेगा वो आपका ईगो करता है। मतलब इसमें आपकी इच्छाएं तो पूरी हो रही है लेकिन ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ईगो किस पे काम करेगा, बहुत बार पूछा गया है, तो वास्तविकता सिद्धांत पे, रियलिटी प्रिंसिपल पर। तीसरा होता है आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो बोले तो परा अहम। सुपर ईगो, सर सुपर ईगो किस पे काम करता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सुपर ईगो जो है वो मॉरलिटी पर, नैतिकतावादी सिद्धांत पे काम करता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो सिगमंड फ्रॉइड का ऐसा कौन सा भाग है जो कि नैतिकता पर कार्य करेगा, तो सुपर ईगो परा अहम है। वास्तविकता पर आपका जो रियलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करेगा वो ईगो है, जिसको अहम कहते हैं। और प्लीजर प्रिंसिपल पर काम करेगा आपका इदम, जिसको आप इड कहते हैं। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है। अगर बात यहाँ पर है नव व्यवहारवाद का स्कूल, तो न्यू बिहेवियरिज्म जो स्कूल है इसके पिता कौन है, तो नव व्यवहारवाद के जो पिता है वो है एडवर्ड सी टोलमैन। तो एडवर्ड सी टोलमैन और इनके साथ क्लार्क हल को भी जो है वो नव व्यवहारवाद का पिता माना जाता है। अच्छा, अगर सिगमंड फ्रॉइड की बात करें तो इनकी एक बुक मेरे को याद आ रही है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी एक बुक है द इंटरप्रिडिक्शन ऑफ ड्रीम्स। तो द इंटरप्रिडिक्शन ऑफ ड्रीम्स जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ जो बुक है ये लिखी गई है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। अगर आप भी एचपी टेट जून में अपना टेट क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। हमारे पास है वो हैंड रिटन नोट्स जो हज़ारों बच्चों के टेट परीक्षाओं को क्वालिफाई करा चुके हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक मीनिंग का मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा। लास्ट टाइम में ये पेपर में आया था कि एडजस्टमेंट क्या होते हैं, तो एडजस्टमेंट जिसको आप बोलते हैं समायोजन। समायोजन होता है जब परिस्थिति के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं, तो उसको जो है वो समायोजन कहते हैं, ताकि जो अपनी आवश्यकताओं को हम संतुष्ट कर सके। तो परिस्थिति के अनुसार जब हम अपने आवश्यकताओं को, अपने आप को ढालते हैं तो उसको ही समायोजन कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बुक है, ये सिगमंड फ्रॉइड की है। इसको 1900 में इन्होंने प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। और जो इड
ईगो और सुपर ईगो है वो भी इन्होंने एक बुक में इनकी किताब आई थी 1923 में, इसमें इन्होंने बताया था, जिसका नाम था द ईगो एंड द माइंड। तो द ईगो एंड द माइंड जो बुक है वो भी किसकी है, तो ये भी सिगमंड फ्रॉइड साहब की है। तो सारे के सारे क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि एक ही परीक्षण पर दो भिन्न अवसरों पर किसी व्यक्ति द्वारा लब्धांकों की संगति परीक्षण की डैश कहलाती है। तो ये कहलाती है विश्वसनीयता, मतलब रिलायबिलिटी। मतलब कि क्या है रिलायबिलिटी का जो मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ जो कंसिस्टेंसी में मेंटेन हो रहा है, कि लगातार जो वो कंसिस्टेंसी में बचा रहता है। मान लो कि टेस्ट में वो ले रहा है 10 में से 5 नंबर और दोबारा भी वो 10 में से 5 नंबर ले रहे हैं, तो दो भिन्न अवसरों पर किसी व्यक्ति की जो प्राप्त लब्धांकों की जो संगति होगी, ऑफ द रेफर्स टू द consistency of scores obtained by an individual on the same test to different occasions is reliability। जी हाँ, अगर आप दो मान लो कि पहले भी आपके 10 में से 5 आए, दोबारा भी आपके 10 में से 5 आए, तो इसको क्या क्या कहेंगे, विश्वसनीयता कहेंगे, रिलायबिलिटी कहेंगे। तो ये आपको याद रखना, कंसिस्टेंसी इसको आप कहेंगे, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, कंसिस्टेंसी। अगला यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोहलर एंड कोपका बिलीव लर्निंग टू बी ए फंक्शन। कोहलर व कोपका के अनुसार सीखना डैश के द्वारा होता है। देखो कोहलर और कोपका की सिद्धांत तो आपको पता ही होगा, इनसाइट अंतर्दृष्टि। तो कोहलर एवं कोपका के अनुसार सीखना अंतर्दृष्टि के द्वारा होता है। अब आपको पता होगा कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दी गई, तो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, तो ये कोहलर के द्वारा दिया गया था, कोहलर के द्वारा दिया। और इसमें जो इसने जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, कोहलर साहब ने किया था। अच्छा, अगर बात करें कोहलर के साथ जो सहयोग करता थे वो कोपका साहब थे, ये तो आपको पता होगा ही होगा। और ये तीनों जो है, चाहे कोहलर है चाहे कोपका है, वो कैसे मनोवैज्ञानिक है, तो गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो ये गेस्टलवाद से संबंधित मनोविज्ञान है, गेस्टलवाद की प्रयोग करता है। गेस्टलवाद का अर्थ मैं आपको पिछली कुछ अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अगर आपको गेस्टलवाद से सीखना है तो आप पिछले मेरी कुछ वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग है, वो किसने दी, तो इनसाइड अंतर्दृष्टि अधिगम का जो सिद्धांत है वो दिया गया था कोहलर के द्वारा। इस सिद्धांत को समग्रवाद का सिद्धांत, इस सिद्धांत को संपूर्णवाद का सिद्धांत और अव्ययभावी भाव का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो एक गेस्टल्टवादी थे ना, जैसे कि कोहलर था, कोपका था, इन्होंने क्या बोला कि जब तक समस्या सामने नहीं आएगी तब तक उसका कोई हल नहीं होने वाला है। इन्होंने उसमें ये बोला क्योंकि समस्या सामने होगी तब उस समस्या पे विचार होगा तो उसको सूझ के साथ उसका समाधान निकाला जा सकता है। अच्छा, इसके लिए जो है वो कोहलर साहब की एक बुक है, उस बुक का नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बुक किसने लिखी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बुक जो लिखी है वो 1959 के आसपास जो है वो किसके द्वारा, कोहलर साहब के द्वारा लिखी गई थी। अब कोहलर ने एक प्रयोग किया था किस पर, चिंपैंजी पर, और इस चिंपैंजी का जो नाम था वो था सुल्तान। ये भूखा बंदर था ये सुल्तान, और इस पे प्रयोग किया था जहाँ पर उसने एक कमरा लिया था और उस कमरे में, ये मैं पहले भी आपको एक बता चुका हूँ कि केले टांग दिए और ये यहाँ पे सुल्तान था और यहाँ पे 2-3 छड़ियाँ रख दी थी। अब जो चिंपैंजी था जिसको इन्होंने नाम दिया था सुल्तान, नाम दिया था, वो उसने क्या किया, तो उसने जो है इस छड़ी की जो है वो क्या लगाई, सूज से काम किया, और सूज से काम करने के बाद उसने इनको जितना भी यहाँ पर दिया इनको नीचे गिराया, तब जाके जो है ये यहाँ तक पहुँच पाया। तो इस और चिंपैंजी, कितने चिंपैंजी पर प्रयोग किए ये भी पूछा गया, तो कोहलर के द्वारा 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किए गए। इस बात को आपने याद रखना है। जितनी ज़्यादा आप मेरी वीडियोज़ को बेहतरीन से बेहतर तरीके से देखोगे उतना बेहतर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली। अगला क्वेश्चन है कि संवेदी माध्यम कौन से होते हैं। पहले तो आपको संवेदी माध्यम का अन्य नाम पता होना चाहिए। तो संवेदी माध्यम को ज्ञान इंद्रिय माध्यम भी कहा जाता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर सेंसरी चैनल। तो सेंसरी चैनल वही होता है जिनको आप ज्ञान इंद्रिय माध्यम भी कहते हैं, जैसे कि आपका दृष्टि, विजन भी हो सकता है, श्रवण भी आपका देखो सुनना भी हो सकता है, और साथ में आपका स्पर्श मतलब कि छूना, टच भी हो सकता है, और आपका तो ऑप्शन डी था उपरोक्त सभी, तो ये तो है ही है। इसके अलावा आपका गंध है, स्वाद है, टेस्ट है, ये सारा का सारा जो है वो क्या है, संवेदी माध्यम है, मतलब कि ज्ञान इंद्रिय माध्यम है। तो संवेदी माध्यम को ज्ञान इंद्रिय माध्यम भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने आसपास के वातावरण की जानकारी को प्रारंभ करते हैं। तो ये मुख्य रूप से तीनों ही होंगे, विजन होगा, हियरिंग होगा, टच होगा, और ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आ जाएगा। अगली बार इसके साथ स्वाद भी जुड़ा हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, संवेदी माध्यम है। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़।
अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी मैंस बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय हिज। देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार डैश के द्वारा होता है, निर्धारित होता है। तो जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई। तो सामाजिक अधिगम की का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट बंडूरा, किसके द्वारा दिया गया? अल्बर्ट बंडूरा। अभी लास्ट टाइम एक पेपर हुआ था और उसमें ये पूछा गया था, आप ये बताइए कि अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है, जिसको बोलते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसमें जो है वो प्राणी कैसे सीखता है। तो इसमें जो प्राणी है वो अवलोकन द्वारा कैसे सीखता है, याद रखना है, इसमें प्राणी अवलोकन के द्वारा सीखता है। ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए बन सकता है कि प्राणी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में कैसे सीखता है, तो अवलोकन द्वारा सीखता है। इसीलिए जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, जो सोशल लर्निंग जो थ्योरी है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अवलोकनात्मक से अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। अच्छा, ये अल्बर्ट बंडूरा ने दी। आप बोलेंगे अल्बर्ट बंडूरा किस देश के मनोवैज्ञानिक है? पेपर में पूछा गया था। तो अल्बर्ट बंडूरा साहब कनाडा देश के मनोवैज्ञानिक है, इस बात को आपने याद रखना। इनके द्वारा इनके इस सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो कहते ही कहते हैं। इसके अलावा इसको अवलोकन का सिद्धांत अगर पेपर में आएगा तो भी बोलेंगे भैया अल्बर्ट बंडूरा। अप्रत्याशात्मक का सिद्धांत पूछेगा तो भी यही आएगा। निर्देशन का सिद्धांत आएगा तो भी अल्बर्ट बंडूरा आएगा। और अगर बात आएगा अनुकरण का सिद्धांत तो भी अल्बर्ट बंडूरा आएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो किस पर होता है? तो देखो, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, तो सामाजिकरण पर क्या होगा? डिपेंड होगा। इस बात को आपने याद रखना है। तो इसके बहुत सारे नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अल्बर्ट बंडूरा है, इनका जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो समाज पर, सोशलाइजेशन पर क्या करेगा? निर्धारित करेगा। इनकी एक बुक थी जिसका जो नाम था वो था आपका सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। तो सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन जो बुक है वो किसकी है? तो ये बुक जो है वो अल्बर्ट बंडूरा जी की है। इनके द्वारा बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया गया था, इस बात को आपने याद रखना। तो बोबोडॉल पर जो एक्सपेरिमेंट किया है वो किसने किया है? तो बोबोडॉल पर जो एक्सपेरिमेंट किया है वो भी आपकी अल्बर्ट बंडूरा जी के द्वारा किया गया है। बोबोडॉल पर और जोकर पर भी इन्होंने किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है जो ये बताता है कि जो लोग हैं वो दूसरों के व्यवहार को देखकर और अनुकरण करके सीखते हैं, अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। तो यही बताती है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी। डैश की समानता पसंद का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। देखिए, सिमिलरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट डिटरमाइंट ऑफ लाइकिंग। देखिए आप इंसान को कैसे पसंद कर सकते हैं, इंसान को जो पसंद किया जा सकता है वो कैसे किया जा सकता है? तो अगर इंसान की बात करें, तो अगर आप इंसान को पसंद करना चाहते हो, मान लो आप किसी भी, तो आप चेहरे से तो कर लेंगे, लेकिन चेहरे के साथ साथ क्या आप उसकी अभिवृत्ति पे से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चेहरे से उसको पसंद करेंगे और वो लंगड़ा है, वो उसकी बाजू नहीं है, लेकिन वो सुंदर बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। एटीट्यूड से तो भैया आप बिल्कुल उसको पसंद नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को अगर आपको लाइक करना है तो आप किस चीज़ों में डिटरमाइन करेंगे? शारीरिक। आप देखेंगे कि शरीर से व्यक्ति कैसा है, कि अगर शरीर से हट्टा कट्टा है, सुंदर थोड़ा कम भी है, लेकिन शरीर से अगर स्वस्थ है तो ज़्यादातर जो है हम लोग जो पसंद करेंगे वो फिजिकली पसंद करेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चेहरे से तो आप व्यक्ति सुंदर हो सकता है, लेकिन अगर वो मतलब आप देख लो कि अगर वो उतना ज़्यादा चेहरे से तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, टांग नहीं है, तो आप उसको फिर क्या है? रिजेक्ट कर देंगे। और एटीट्यूड से तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इसमें एटीट्यूड ज़्यादा है तो फिर आप पसंद ही नहीं करेंगे इंसान को। फिजिकल से आप बिल्कुल कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक इन ए मैनर। देखिए, सृजनात्मक लोग डैश ढंग से सोचते हैं। देखिए, जो सृजनात्मक लोग होते हैं वो कैसे सोचते हैं? तो जो सृजनात्मक लोग होंगे वो कैसे सोचेंगे? तो वो सोचेंगे अभिसारी, नहीं सॉरी, वो सोचेंगे अपसारी। अपसारी होता है आपका डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब है कि आपके माइंड में क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन आप बहुत सारे तरीकों से सोच रहे हैं, आपके मन में आंसर जो है वो बहुत आ रहे हैं। दूसरा होता है कन्वर्जेंट, जिसको बोलते हैं आप अभिसारी। अब अभिसारी कौन कौन से होते हैं? तो जो सृजनात्मक लोग होंगे, क्रिएटिव पीपल होंगे, वो तो सोचेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग से, उनकी बहुत सारे एक ही क्वेश्चन के उनके माइंड में बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। लेकिन जो कन्वर्जेंट टाइप का पीपल होगा वो कैसा होगा? उसके मन में क्या होंगे? उसके मन में क्वेश्चंस तो बहुत होंगे,
लेकिन उसका जो आंसर है वो क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। तो ये आपको याद रखना है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जिंग। क्योंकि पॉजिटिव तो आपको पता ही है, सकारात्मक और नकारात्मक क्या होता है। ये आपको एक पॉजिटिव व्यक्ति होता है, एक नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव जो उल्टा सोचता है, पॉजिटिव जो आपका सकारात्मक कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ तो कर ही सकता हूँ, नेगेटिव नहीं मुझसे नहीं होगा। तो मतलब ये आपको दोनों की दोनों बातें याद रखनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। बोले तो व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है। अगर बात की जाए व्यवहारवाद के संस्थापक की तो वो कौन है, तो व्यवहारवाद के संस्थापक आपके कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर व्यवहारवाद के संस्थापक की बात की जाए तो वो आपके वॉटसन साहब है। वॉटसन साहब आपके व्यवहारवाद के संस्थापक है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर व्यवहारवाद की बात की जाए, इनकी एक बुक है जिसका नाम है बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म जिसको आप व्यवहारवाद कहते हैं, ये बुक जो है वो वॉटसन के द्वारा 1924-25 के आसपास लिखी गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बुक है इनकी, एन इंट्रोडक्शन टू कॉम्परेटिव साइकोलॉजी। ये इन्होंने इनकी आई 1914 में। एक बार दोबारा बोलता हूँ, एन इंट्रोडक्शन टू कॉम्परेटिव साइकोलॉजी, ये भी इन्हीं की है। अच्छा, जेबी वॉटसन ने किस पे प्रयोग किया। अगर इनको व्यवहारवाद का जो है वो संस्थापक कहा जाता है, तो इन्होंने अपने जो है वो इन्होंने जो 1920 में अपने पुत्र पर व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है वो दिया था। इसने जो है वॉटसन ने क्या किया, तो इसका एक 11 माह का पुत्र था। उस 11 माह के पुत्र का नाम था एल्बर्ट, इसीलिए उसको नाम दिया इसने लिटिल एल्बर्ट। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटिल एल्बर्ट अपना जो पुत्र था, अपने ही बेटे पर किसने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये किया था आपका जेबी वॉटसन ने। देखिए, इन्होंने जो है वो खरगोश और बच्चे पर प्रयोग किया था। वॉटसन और उनकी पत्नी का नाम था रेनर। पूछा जा सकता है कि रेनर कौन थी, तो रेनर जो है वो पत्नी थी वॉटसन की, और 1920 में इन्होंने अपने बेटे अल्बर्ट पर जो है वो, जो कि 11 महीने का था, उस पर प्रयोग किया था। और उसको उसने खेलने के लिए खरगोश दिया। जब अल्बर्ट ने खरगोश को छुआ, तब बालक को क्या होती है, पहले आनंद की अनुभूति होती है, वो खुश होता है। लेकिन उसके पश्चात क्या होता है, अब वॉटसन ने क्या किया कि डरावनी सी जो है ध्वनि जो है, जब वो उसको छूता था, खरगोश को हाथ लगाता था अल्बर्ट, तो डरावनी सी जो है वो ध्वनि जो है वो पैदा करता था। और डरावनी ध्वनि पैदा करने से जब भी वो खरगोश को छूटा लिटिल अल्बर्ट, तब वो खरगोश डरावनी ध्वनि जो है वो देता, तब जाके वो बच्चा रोता, लिटिल अल्बर्ट रोता। तो ये याद रखना है आपको कि जो है वो वॉटसन के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी। अच्छा, ऑप्शन में और भी बहुत सारे नाम दिए भाई, ऑप्शन में आपके नाम ही नाम भरे हुए हैं। ऑप्शन में आपके नाम दिए हैं विलियम वुंड। अगर बात करें विलियम वुंड की, तो ये मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि विलियम जेम्स है, लेकिन अगर आप देखेंगे विकिपीडिया में, और इनको मॉडर्न साइकोलॉजी का जनक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 1879 में जर्मनी का जो लिप्जिंग शहर है, वहाँ पर इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई है, तो मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला है वो विलियम वुंड साहब के द्वारा खोली गई है। जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक है। अच्छा, विलियम जेम्स आप बोलेंगे सर, विलियम जेम्स तो ये मनोविज्ञान के पिता तो है, लेकिन अगर विलियम जेम्स की बात करें तो ये अमेरिकन मनोविज्ञान के फादर है। तो फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, तो बोलेंगे विलियम जेम्स है गुरुजी। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक, एक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक है जो किसने लिखी है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है, अगर उसकी बात करें तो उसको 1890 के आसपास जो है वो विलियम जेम्स के द्वारा लिखा गया। इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी के जो फादर है वो थॉर्नडाइक साहब है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको मैं बताता हूँ ना क्वेश्चन के साथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन चीज़ों को जितना अच्छे से पढ़ोगे, उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपके माइंड में बैठने वाली है, उतने बेहतर और बेहतरीन तरीके से आपको ये नंबर दिलाने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू, क्रमबद्ध निरीक्षण विधि डैश के समान है। देखिए, जो क्रमबद्ध निरीक्षण विधि होती है, जो सिस्टमैटिक चलती है, एक दर एक चलती है, उस विधि को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्या बोलेंगे, प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि क्रमबद्ध निरीक्षण की विधि है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये तो आपके क्रमबद्ध निरीक्षण की विधि है, मतलब आप कंटिन्यूस कोई काम कर रहे हो, तो लगातार वो आप वही काम कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे प्रयोगात्मक विधि, क्रमबद्ध। अच्छा, दूसरा है यहाँ पे नैदानिक विधि। नैदानिक विधि क्लिनिकल मेथड क्या होता है, तो नैदानिक विधि जो है वो किसी रोग या स्थिति का निदान करने के लिए विभिन्न चिकित्सा परीक्षणों और विश्लेषणों का उपयोग करना ही एक नैदानिक विधि है। इस विधि के द्वारा एक डॉक्टर जो है वो रोगी की स्थिति का पता लगाता है और उसे समझने में और उसके उपचार में जो है योजना बनाने का कार्य करता है। इसको बोलते हैं क्लिनिकल मेथड। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक डॉक्टर जो है वो रोगी की स्थिति का पता किस विधि के द्वारा लगा सकता है, तो ये है क्लिनिकल मेथड। उसके बाद है आपका दूसरा जो आता है वो
कौन सा आता है, तो आता है आपका ग्रुप मेथड, समूह विधि। समूह विधि में क्या होता है, तो ये वो विधि है जिसमें जो है वो एक शिक्षण का ये एक ऐसा तरीका है आपका जो ग्रुप मेथड है, जिसमें छात्र समूह में काम करके ज्ञान प्राप्त करने में, कौशल विकसित करने में क्या होता है, उनको जो है ये हेल्प करती है आपकी समूह विधि। तो मतलब कि जिसमें वो एक साथ मिल के कार्य कर सकते हैं, तो इसको आप ग्रुप मेथड बोल सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन में यहाँ पे और साक्षात्कार विधि हमारा हो गया। अच्छा, साक्षात्कार विधि कौन सी होती है? साक्षात्कार विधि जिसको इंटरव्यू मेथड बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने बातचीत करके जो ज्ञान को जो है वो जानकारी और ज्ञान को एकत्रित कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटरव्यू मेथड। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि वो मेथड बताइए जहाँ पे व्यक्ति, उस विधि का नाम बताए जिसमें एक दूसरे से व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से आमने सामने बातचीत करके ज्ञान को एकत्रित कर सकता है। तो वो विधि है आपकी कौन सी विधि? साक्षात्कार विधि। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद, देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है। देखिए जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसको आप ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किससे संबंधित है? तो भैया ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्किनर साहब से है। देखिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो है वो स्किनर साहब, बीएफ स्किनर साहब से जो ये जुड़ी हुई है आपकी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगर बात की जाए क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की, तो इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के साथ साथ इसको जो है वो कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, चार नाम बताए। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत आप बोलेंगे अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, इसी सिद्धांत को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसी सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और अभिक्रमित अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए अगर बात करें बीएफ स्किनर की, तो बीएफ स्किनर ने सबसे पहले रिस्पॉन्स पर जोर दिया इसी को। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है कि किस पर जोर दिया, तो सबसे पहले जो है वो अनुक्रिया पर जो है वो जोर दिया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसने किस पे प्रयोग किया, तो इसने एक चूहे पर प्रयोग किया। और चूहे पर प्रयोग करते हुए एक बॉक्स में उसने लीवर लगा हुआ था, जैसे ही वो चूहा लीवर को दबाता है वैसे ही उसके पास खाना आ जाता है। मतलब कि उसका मतलब है कि पहले क्या दिया, ये जो थ्योरी है क्रिया अनुबंधन जो सिद्धांत है, ये पहले रिस्पॉन्स बोले तो अनुक्रिया से उद्दीपन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जैसे वो लीवर को दबाता वैसे उसके पास खाना आता, और जैसे उसको उद्दीपन मिलता, मतलब कि जैसे पहले उसने रिस्पॉन्स देता, फिर उद्दीपन आता, स्टिमुलस मिलता, और जैसे जैसे उसको पुनर्वलन मिलता वैसे वैसे वो अनुक्रिया तक ज़्यादा करता। पुनर्वलन बोले तो रिइंफोर्समेंट। सर ये रिइंफोर्समेंट क्या होता है? रिइंफोर्समेंट होता है जैसे उद्दीपक अनुक्रिया करता, मान लो उसको लीवर को दबाता चूहा तो उस तक खाना आता, तो उससे क्या है, उसकी जो पुनर्वलन है उसको क्या है जो है वो क्या मिलता है, उसको पुनर्वलन होता है शाबाशी एक और से, कि मान लो बच्चे ने अच्छा पढ़ा, उसके नंबर पेपर में अच्छे आए, पहले उसने मेहनत करके नंबर अच्छे आए तो माँ बाप ने बोला इस बार आईफोन दिला दूंगी, अगले बार नंबर अच्छे आए तो ऑडी दिला दूंगा, तो बच्चा और ज़्यादा पढ़ेगा कि ऑडी के लिए। तो वैसे ही चूहे को जैसे वो लीवर को दबाता खाना आता, तो उसको पता चल गया था कि उसको खाना तभी आएगा, उसको रिइंफोर्समेंट पुनर्वलन तभी मिलेगा जब क्या होगा, जब वो उद्दीपक को क्या करेगा, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, पुनर्वलन रिइंफोर्समेंट टू टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव होता है, मान लो कि आपको नौकरी मिल गई और आपको बोला यार ये तो बहुत होशियार, इसको आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, तो प्रशंसा कर रहा है कि ये तो इस दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो आप और अच्छा खेल दिखाओगे। उसी प्रकार नकारात्मक में क्या होगा, जैसे कि आपने पढ़ा नहीं और आपको फिर दंड मिल रहा है, आपको जो डांट रहा है, माँ बाप आपको डांट रहे हैं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये क्या होगा, आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होगा। तो ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। देखिए मैं बहुत डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ, जितना ज्ञान मेरे पास है उतने ज्ञान लाने की कोशिश मैं आपके बीच करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच वीडियोज़ डाली जाए। मैं लाइव आना चाहता था यूट्यूब पे, लेकिन किसी कारण के वश टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं आपके बीच लाइव नहीं आ पाया। देखिए गलतियाँ मुझसे भी हो सकती है, अगर कोई गलती मुझसे होती है पढ़ाते हुए तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं क्षमा भी चाहूँगा। अगर मुझसे कोई भी अगर पढ़ाते हुए गलती
गलती आपको नज़र आती है, क्योंकि इंसान से ही गलतियाँ होती है। तो अभी हम भी सीख रहे हैं और आपका सपोर्ट हमेशा यूट्यूब पे अगर मैं कहूँ तो बहुत है। 15K पहुँचाने के लिए आप सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से एक बार धन्यवाद करता हूँ। आप इसी तरह मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहे, ताकि ये 15K जो है जल्दी से 20K हो जाए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि कंटेंट बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। क्योंकि वीडियोज़ तो बहुत लोग बना रहे हैं, लेकिन इस कंटिन्यूटी में आपके लिए 80 वीडियो जीके की, आपके लिए जीके की बहुत बड़ी बड़ी 1-1 घंटा की 2-3 मैराथन यूट्यूब पे अभी आ चुकी है, और अभी और मैराथन आना बाकी है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, और आने वाले समय में मैं थ्योरी बेस्ड आपके लिए चीज़ें, अब साइकोलॉजी भी इसमें लाने वाला हूँ। चाहे जीन पियाजे है, चाहे आपका हार्वर्ड गार्डनर है, चाहे आपकी बुद्धि किसी भी चीज़ की थ्योरी है, मैं साइकोलॉजी को अगले माह से जो है अपने चैनल पे बहुत ही डिटेल से, और हर एक मनोवैज्ञानिक को बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ से आपका बहुत फ़ायदे होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर दिया है क्लार्क हल। अगर क्लार्क हल की बात करें तो क्लार्क हल के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी, ड्राइव एंड रिडक्शन थ्योरी। तो ड्राइव एंड रिडक्शन थ्योरी दी गई थी क्लार्क हल के द्वारा। ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी गई थी आपकी थॉर्नडाइक के द्वारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर थॉर्नडाइक की बात करें तो इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज सेम एज, देखिए परिणाम का ज्ञान डैश के अनुरूप होता है। देखिए, जो परिणाम का जो ज्ञान होता है वो अधिगम के क्या होता है, अनुरूप होता है। इस बात को आपने याद रखना है। इसीलिए बोला जाता है कि अधिगम का होना बहुत ज़रूरी है। तो अधिगम अगर आप करेंगे तो ही परिणाम का ज्ञान क्या होगा, तो नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज सेम एज द लर्निंग। तो ये आपको याद रखना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, इस क्वेश्चन से ज़्यादा हम कुछ देखने वाले नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि स्वयं में सिमट जाना एक विकासात्मक व्याधि है जिसे डैश कहते हैं। देखिए, जो स्वयं में सिमट जाता है, विड्रॉल इनटू वन सेल्फ इज डेवलपमेंट डिसऑर्डर विच इज नॉन एज। देखिए, जो व्यक्ति अपने आप में ही रहता है, स्वयं में ही सिमट जाता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उस व्यक्ति को ऑटिज्म कहते हैं, स्वालीनता कहते हैं। अच्छा, स्वालीनता सर क्या होती है स्वालीनता? अगर स्वालीनता की बात करें, वो व्यक्ति जो खुद में ही सिमट जाता है उसको स्वालीनता कहते हैं। अच्छा देखो, समाज विरोधी तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं में जो सिमटता है उसको समाज विरोधी तो नहीं करेंगे। समाज विरोधी एंटी सोशल बिहेवियर वो होता है जो समाज के विरुद्ध कार्य करता है। अच्छा, मानसिक मंदता भी यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन बी ऑटिज्म यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि विकास परिवर्तन का ऐसा प्रतिरूप है जो डैश से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत गतिशील रहता है। देखिए, डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिंस एट एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट ऑफ लाइफ। देखिए, जो डेवलपमेंट है, विकास जो है वो परिवर्तन का एक ऐसा परिवर्तन का एक प्रतिरूप है जो क्या रहता है आपका, कहाँ से शुरू होता है, गर्भाधान से शुरू होकर आपके जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इस बात को आपने याद रखना। कंसेप्शन, तो कंसेप्शन से शुरू होगा ये, और कब तक रहेगा आपका, कंटिन्यूस ये चलता रहेगा। विकास जो है वो कैसा होता है, निरंतर चलता रहता है। इस बात को आपने याद रखना। और जब आप पेट में होते हैं तब से शुरू होकर जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये विकास रहता है। इस बात को आपने याद रखना। और विकास की प्रक्रिया किस प्रकार चलने वाली, तो कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस बात को आपने याद रखना है। जितनी ज़्यादा चीज़ों को पढ़ोगे उतने बेहतर से बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें काम आपको आने वाली है। आप इन चीज़ों को जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने बेहतर और बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें आपको नंबर दिलाने वाली है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, जो सृजनात्मक जो क्षमता होती है उसको डैश द्वारा सुधारा जा सकता है। तो जो सृजनात्मक क्षमता होगी उसको कैसे सुधारा जा सकता है, तो जो क्रिएटिव पोटेंशियल होगा उसको सही प्रशिक्षण से, जो आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे तभी आप जो है वो क्रिएटिव पोटेंशियल को अपने सुधार सकते हैं, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप क्या करेंगे, कंपटीशन की भावना रखेंगे तो भी नहीं, एक्टिविटीज़ करेंगे, दंड, ये तो नहीं हो सकता। तो आपके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग से सही प्रशिक्षण से आप जो है वो सृजनात्मक क्षमता को सुधार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एटीट्यूड इज ए पॉपुलर टर्म विच इज रिलेटेड टू, अभिवृत्ति एक प्रसिद्ध शब्द है जो कि डैश से संबंधित है। देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एटीट्यूड के बारे में पूछा गया है, तो एटीट्यूड एक प्रसिद्ध शब्द बोला जा रहा है और ये किससे संबंधित है, तो ये आपके अधिगम से संबंधित है, आपके लर्निंग से। देखो, आनुवांशिकता से एटीट्यूड नहीं हो सकता, मन से भी नहीं हो सकता और बिहेवियर से भी नहीं हो सकता। तो आपको ये याद रखना है कि जो एटीट्यूड है, अभिवृत्ति
अभिवृत्ति जो है वो किससे संबंधित है, तो ये लर्निंग से, अधिगम से संबंधित है। तो भैया ये भी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आप कितनी ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से अपने माइंड में बिठाते हो, मैं यही चीज़ आपकी जानना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को क्या है, पढ़ते तो है लेकिन वो पढ़ते हैं क्या, रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझना है कि अभिवृत्ति जो है वो किससे जुड़ी हुई है। तो ये एक अधिगम से जुड़ी हुई है, आपके लर्निंग से जुड़ी हुई है। इसीलिए मैं साइकोलॉजी की सीरीज जब ला रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर आपका टेट परीक्षा होती है, अगर मेरा यूट्यूब चैनल मैं बंद भी कर देता हूँ लेकिन उसके बाद भी आपको जो है वो मेरी वीडियो जो है इस यूट्यूब चैनल में हमेशा के लिए सेव रहेगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए साइकोलॉजी का सेशन आप ज़रूर देखिएगा। और मैं बहुत जल्द वो साइकोलॉजी का सेशन आपका जैसे ही आपका जून वाला टेट खत्म होता है, कमीशन के लिए भी आपको हर एक एग्जाम के लिए जो साइकोलॉजी का सेशन है वो आपको काम आने वाला है। तो आप ज़रूर उस सेशन को यहाँ पर देखेंगे और उस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। इसीलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि ये चैनल आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन चीज़ें आपके बीच लाने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि रेमंड बी कैटल, जिसको आप आरबी कैटल कहते हैं, उसने व्यक्तित्व परीक्षण बनाया जिसे डैश नाम से जाना जाता है। देखिए आरबी कैटल के द्वारा एक पर्सनैलिटी टेस्ट को बनाया जाता है और ये किस नाम से बनाया जाता है, तो इसको बोलते हैं 16 PF, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। तो 16 जो पर्सनैलिटी फैक्टर है वो आरबी कैटल के द्वारा इसको बनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये तो रेमंड बी कैटल ने बनाया, ये वही रेमंड बी कैटल है जिनके द्वारा जो है वो एक थ्योरी दी गई थी जिसको आप तरल बुद्धि का सिद्धांत या क्रिस्टलीकृत बुद्धि का सिद्धांत भी आप कहते हैं। इसको फ्लूइड इंटेलिजेंस टेस्ट या आपको क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत दिया है, थ्योरी दी है, वो भी रेमंड बी कैटल के द्वारा दी गई है। अच्छा, बात करें यहाँ पर ऑप्शन में TAT दिया है, तो TAT क्या है, तो अगर TAT की बात करें तो TAT जो है वो एक टेस्ट है, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसका पूरा नाम जो है अगर मैं कहूँ तो थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट है। तो थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट एक मनोविज्ञान का ही टेस्ट है और इसको 1930 के दशक में दो व्यक्तियों के द्वारा दिया गया TAT परीक्षण, A मरे और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन। तो डी मॉर्गन और हेनरी A मरे के द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया था TAT। उसी प्रकार आपका बात करें TAT के अलावा WAT, भाई WAT क्या है, तो WAT की बात करें तो ये है वेट परीक्षण, जिसको बोलते हैं वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो दिया गया था वो पहली बार 1995 में जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्किल टेस्ट जो दिया गया था वो वेस्लर साहब के द्वारा दिया गया था। डेविड वेस्लर जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बुद्धि को कई मानसिक अलग अलग मानसिक क्षमताओं, इन्होंने बोला था कि बुद्धि जो है वो अलग अलग मानसिक क्षमताओं से बनी होती है, जिसके लिए इन्होंने वेट परीक्षण को बनाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच आ जा रहे हैं कि एक 13 वर्ष का युवा कोई भी नियम तोड़ने वाला व्यवहार करता है उसे डैश कहेंगे। कि एक 13 वर्ष का युवा है और वो कोई भी नियम तोड़ने वाला व्यवहार करता है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे जो है आप क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे आप बाल अपराध। देखिए एक युवा है और उसकी उम्र 13 साल से नीचे है। आपको पता होना चाहिए कि 18 से जो नीचे के व्यक्ति होंगे उसको क्रिमिनल अपराधी नहीं कहेंगे, ना उसको समाज विरोधी, तो क्योंकि वो समाज के विरोध तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, वो नकारात्मक व्यवहार भी नहीं कहेंगे। वो क्या कर रहा है, वो अभी बच्चा है तो उसको उसके अपराध को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसको बाल अपराध। तो एक 13 वर्ष का बच्चा जो कोई भी नियम तोड़ता है, तो नियम तोड़ने वाला व्यवहार करता है, तो उसको हम बाल अपराध कहेंगे। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एनकोडिंग इज प्रोसेस ऑफ, देखिए कोड संकेतन एक प्रक्रिया है। देखिए जो कोड संकेतन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी प्रक्रिया होती है, तो कोड संकेतन एक स्मृति की प्रक्रिया है, एक मेमोरी की प्रक्रिया है। ऐसा क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको खाली याद रखना है कि कोड संकेतन सर किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो एक मेमोरी टाइप प्रक्रिया है कोड संकेतन। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखेंगे। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज आर, देखिए कुंठा एक मुख्य स्रोत है। देखिए जो कुंठा है वो किसका मुख्य स्रोत है, अगर कुंठा की बात करें तो कुंठा जो है वो एक मुख्य स्रोत है किसका, देखिए वातावरण कारक का भी हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन आपको एनवायरमेंटल फैक्टर से भी हो सकती है, पर्सनल फैक्टर से भी आप कभी परेशान रहते हैं, आपके कभी द्वंद्व हो जाते हैं, किससे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो भी रहते हैं। तो मेरे को लगता है तीनों सही है और ऑप्शन डी में ये दिया है उपरोक्त सभी, तो आप उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्योंकि जो कुंठा होती है, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो आपकी वातावरणीय कारक से भी हो सकती है, कोई व्यक्तिगत कारक से भी हो सकती है, आपके कुछ द्वंद्व से भी हो सकती है, तो कॉन्फ्लिक्ट से भी हो सकती है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को जितना बेहतर से बेहतरीन तरीके से याद रखोगे उतने ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर आने वाली है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मनोविज्ञान की वो शाखा जो सामाजिक स्थिति में
व्यवहार का अध्ययन करती है। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन इज कॉल्ड। तो द ब्रांच ऑफ ऐसी साइकोलॉजी की शाखा, मनोविज्ञान की वो शाखा जो सामाजिक स्थिति में व्यवहार का, बिहेवियर का जो है वो सोशल सिचुएशन में क्या करती है, अध्ययन करती है, तो उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो उस शाखा की बात करें तो उस शाखा को सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान कहा जाता है। जो सामाजिक स्थिति का व्यवहार करेगी तो उसको आप सामाजिक मनोविज्ञान कहेंगे। और सामाजिक मनोविज्ञान के जनक, सोशल साइकोलॉजी के जो जनक है वो कर्ट लेविन को जाना जाता है। तो कर्ट लेविन साहब को जो है वो सामाजिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। सर आपने बोला है, कर्ट लेविन एक जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, इस बात को आपने याद रखना है। तो कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं जो आपको समझने होते हैं, अगर आप इनको समझते हो तो चीज़ें बहुत बेहतर से बेहतरीन बन जाती। अगला क्वेश्चन है, डैश उन व्यक्तियों के साथ काम करते हैं जिन्हें संवेगात्मक और अभिप्रेरणात्मक समस्याएं होती है। देखिए जो जिन व्यक्तियों को जो है वो पर्सन डैश वर्क विद पर्सन हु सफ़र द मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम, जिनको मोटिवेशनल होगी, संवेगात्मक होगी और इमोशनली होगी, अभिप्रेरणात्मक होगी। मतलब अभिप्रेरणात्मक बोले तो मोटिवेशनल और इमोशनली बोले तो संवेगात्मक, जिनको ये दोनों प्रॉब्लम होगी उनको क्या कहेंगे, तो उनको जो कहेंगे भाई, उनको जो कहने वाले हैं उनको कहेंगे आपकी, तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या कहेंगे उन व्यक्ति को जिनको संवेगात्मक भी होगी और अभिप्रेरणात्मक भी होगी। वरना मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको अगली वीडियो में, पहला ही क्वेश्चन मेरा ये होगा अगली वीडियो में, तो ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली जो सीरीज साइकोलॉजी की आएगी और ये लंबी लंबी सीरीज साइकोलॉजी की आ रही है तो इनको आप पूरा जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है कि दौड़ते वक्त मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन को बनाने में योगदान करता है। देखिए वाइल रनिंग विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फिजिकल बैलेंस। देखिए अगर बात करें कि दौड़ते वक्त जो है वो जो मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो शारीरिक संतुलन को बनाने में हमारा योगदान करता है, तो वो जो करता है वो आपका सेरिबलम है, सेरिबलम है, इस बात को आपने याद रखना है। तो अनुमस्तिष्क जो है वो क्या करता है, दौड़ते वक्त जो है हमारे क्या करता है, शारीरिक संतुलन में हमारा योगदान देता है। आपको यहाँ पर एक नाम और दिख रहा होगा, ये नाम है मेडुला ऑबलंगटा। देखिए जो मेडुला ऑबलंगटा है वो क्या करता है, तो इसको हम हिंदी में हिंड ब्रेन भी, इसको पच मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये जो है जैसे कि हमारे अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, हम जो है वो पाचन क्रियाएं हैं, हृदय गति है, उनको नियंत्रित करता है। तो ये इनको कौन नियंत्रित, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे शरीर में जो है रक्तचाप, लार, स्राव, ये पाचन को कौन नियंत्रित करता है, तो ये करता है मेडुला ऑबलंगटा। अगला क्वेश्चन है कि प्याजे द्वारा दी गई अवस्थाओं में शेष अवस्था डैश है। देखिए जो प्याजे के द्वारा, जो जिन प्याजे के द्वारा जो अवस्थाएं दी गई थी उसमें जो इनकी शेष अवस्था है, शेष अवस्था बोले तो सबसे पहले वाली अवस्था, तो इन्फेंसी जो स्टेज होती है वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए जीन प्याजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था, बहुत बार मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जिसमें इन्होंने अपनी जो इस थ्योरी को है वो 4 भागों में बांटा था कि 4 अवस्थाएँ होती है संज्ञानात्मक विकास की। पहली होती है सेंसरी मोटर स्टेज, कब से कब तक होती है, 0 से 2 साल होती है जी, कि 0 से 2 साल जो है इसकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जिसमें बच्चा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। और इसी अवस्था में जो है बच्चे में जो है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण भी आ जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आता है, तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण आता है वो जो है वो कहाँ से आता है, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज से ही आता है। दूसरी अवस्था है इसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है। फिर है इसकी अगली स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल बोले तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है, जिसमें बच्चों को जी बात की, एनिमिज्म की भावना आती है। इसमें बच्चे को जो है वो संरक्षण की भावना, कंजर्वेशन की भावना आती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोले तो इसमें बच्चा क्या करता है, ये जो है वो 11 से प्लस होती है, 11 से 15 तक होती है या ऊपर ही होती है इससे ज़्यादा। इसमें जो इसको संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था, तो कॉग्निटिव की जो सर्वोच्च अवस्था है वो कौन सी, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था है। इसमें जो बच्चा है वो कैसे सोचता है, मतलब कि इसमें बच्चा अमूर्त सोचता है। अमूर्त बोले तो इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, मतलब उसके सामने कोई चीज़ भी नहीं है लेकिन फिर भी उसके बारे में आराम से सोच सकता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब परीक्षाओं के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बाह्य परिवर्तनों के बावजूद स्थितियों तथा वस्तुओं के कुछ गुणों में स्थायित्व या अपरिवर्तनीयता का विश्वास डैश कहलाता है। देखिए जो बाह्य परिवर्तनों के बावजूद जो स्थितियों तथा वस्तुओं के कुछ गुणों में जो स्थायित्व तथा अपरिवर्तन
अपरिवर्तनीयता का जो विश्वास कहलाता है वो क्या कहलाता है? देखिए, ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका ऑप्शन सी, संरक्षण। देखिए, संरक्षण यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जो बाह्य परिवर्तन होते हैं उसमें जो स्थिति और वस्तुओं में जो कुछ गुणों का जो स्थायित्व या अपरिवर्तन आएगा उसको क्या कहेंगे? सिचुएशन में जो सुपरफिशियल चेंजेस जो होंगे वो कंजर्वेशन के कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बार हम पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। मैस्लो द्वारा इन मैस्लो मॉडल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स विच नीड इज एट बॉटम ऑफ इट। देखिए, जो जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, हायरार्की ऑफ नीड्स किसकी है? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो नीड ऑफ हायरार्की है वो किसके द्वारा ये दी गई? तो ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई है। इसमें इन्होंने जो है अपनी थ्योरी दी है और इसमें इनकी जो सबसे नीचे, जो सबसे तल में आती है, सबसे जो बॉटम में आती है वो कौन सी आती है? तो वो आती है आपकी साइकोलॉजिकल नीड, शरीर क्रियात्मक अवस्था है। लेकिन अगर बात की जाए सबसे ऊपर कौन सी आती है तो वो आती है आत्मसिद्धि। इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला आपके लिए याद मैंने किया है, पी एस स्क्वायर का मतलब कि एस 2 बार आएगा और ई एस, तो P² इसका फॉर्मूला है। पी का मतलब बोले तो सबसे पहले आता है आपका, ऐसे इनका जो है चार्ट रहता है अब्राहम मैस्लो का, और आपको याद रखना है सबसे पहले आती है आपकी इनकी कौन सी नीड? साइकोलॉजिकल नीड। उसके बाद आता है मतलब कि शारीरिक अवस्थाएं। फिर दूसरी है इनकी सेफ्टी नीड मतलब सेफ्टी नीड्स के बाद है S² मैंने बोला है। तो तीसरी इनकी सोशल नीड्स, सामाजिक जो ज़रूरतें हैं। चौथी है इनकी एस्टीम नीड्स बोले तो सम्मान। और पांचवी है आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो याद रखना है P² तो पहली अवस्था है साइकोलॉजिकल नीड, और लास्ट वाली जो अवस्था है वो कौन सी है? तो लास्ट वाली अवस्था है इनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है, एक्चुअलाइजेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिट्स के अनुसार कौशल अर्जन का चरण है। देखिए, जो फिट्स के अनुसार जो देखिए जो कौशल अर्जन का जो फेस ऑफ स्किल लर्निंग होती है वो कॉग्निटिव भी होगी, ऑटोनोमस भी होगी, एसोसिएटिव भी होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई विद्यार्थी शिक्षक द्वारा डांट फटकार के बाद घर वापस जाकर अपने भाई बहनों के साथ किसी भी बहाने से लड़ाई शुरू कर देता है तो उसे क्या कहेंगे? मान लो कि कोई स्कूल में विद्यार्थी और उसको जो स्कूल में डांट दिया है उसके टीचर ने, फिर वो घर जाते हुए अपने भाई बहन से लड़ देता है। उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो किस पे निकालता है? अपने भाई बहन पे निकालता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि उसका विस्थापन कर देता है, उसको कहीं और का गुस्सा कहीं और पे निकाल देता है। तो ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका गुस्सा कहीं और रहा होता है, निकाल कहीं और देते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे बढ़ अगला क्वेश्चन है कि पावलोव द्वारा प्राचीन अनुबंधन के प्रयोग में भोजन एक प्रकार है। देखिए, आपको पता है इवान पावलोव के द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंट दी गई थी। इसमें जो फूड है, फूड को जो इन्होंने क्या बताया, तो फूड को इन्होंने बताया इनके द्वारा जो है वो क्या था, स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स। इन्होंने इसमें बात कही थी कि स्टिमुलस होगा तो जाके जो है वो रिस्पॉन्स आएगा, मतलब उद्दीपन और अनुक्रिया। उद्दीपन तभी होगा जब अनुक्रिया आएगी। तो इसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक की बात कही है। और पावलोव जो है एक रूसी मनोवैज्ञानिक है और किस पर प्रयोग किया था इन्होंने? तो पेवलेव के द्वारा कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। तो स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स ये बात करते हैं, ये R2S बात नहीं करते, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं करते, ये करते हैं स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स। तो इनके द्वारा एक कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, इस बात को आपने याद रखना। आज का आखिरी क्वेश्चन कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? तो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था। बुद्धि लब्धि बोले तो इंटेलिजेंट क्वोशंट, और इंटेलिजेंट क्वेश्चन का जो फॉर्मूला दिया था विलियम स्टर्न ने सबसे पहले, IQ = ME मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज, इसने इतना ही दिया था। लेकिन बाद में स्टर्न ने इस पे क्या लगा दिया, टर्मन ने इसमें बाद में 100 लगा दिया था। तो ये आपको याद रखना है। और बुद्धि लब्धि के बारे में 1912 में विलियम स्टर्न ने सबसे पहले बताया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये साइकोलॉजी का सेशन पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक नारा जरूर लिखें, हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।